हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाय स्टडी पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और घर बैठकर अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे होंगे। कोरोना के इस महाकाल या फिर इस महाकाल का जो महामारी है कोरोना की, इसमें दोस्तों हम सभी को बच के रहना है और घर बैठ के पढ़ाई करनी है। बहुत ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलने के प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारी चल रही थी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति चल रही थी दोस्तों। हमने इसके अंदर नसीराबाद, एरिनपुरा और नीमच की क्रांति पढ़ ली थी। और जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो एरिनपुरा या आहुआ का जो दो युद्ध हुए थे 8 सितंबर और 18 सितंबर को, उन दो युद्धों में बातें हो रही थी। तो दोनों युद्ध हो जाते हैं। उसके तत्पश्चात जो जनरल होम्स है उसके नेतृत्व के अंदर सेना आहुआ के किले पर अपना जो अधिकार कर लेती है। और दोस्तों इसके अंदर जो आहुआ का जो ठाकुर था कुशाल सिंह चंपावत, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की एक कुल देवी थी दोस्तों, जिसका नाम था सुगाली माता। ये कुल देवी थी किसकी दोस्तों? कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी। कहा जाता है, बताया जाता है कि ये जो सुगाली माता है इसके 10 सिर और 54 हाथ थे दोस्तों। 10 सिर और 54 हाथ थे इस सुगाली माता के, जिसे जनरल होम्स ने उठा के ले गए थे और जो अजमेर दुर्ग था, अजमेर दुर्ग के म्यूजियम के अंदर इसे रख दिया था दोस्तों। बताया जाता है कुछ बुक्स के अंदर कि सुगाली माता ने भी इस युद्ध में साथ दिया था या फिर अपना जो निर्णय है वो दिया था। लेकिन जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं उनमें बताया जाता है कि इस माता ने किसी प्रकार का कोई मतलब युद्ध नहीं किया था। ये कुशाल सिंह की कुल देवी थी सुगाली माता, जिसे अंग्रेज अधिकारी जनरल होम्स उठा के ले जाते हैं। अब आरएस जो प्री जो एग्जाम होता है दोस्तों, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो सुगाली माता है 1857 की कुल देवी, दोस्तों ये जो कुल देवी तो कुशाल सिंह की थी, लेकिन इसे 1857 की क्रांति की माता भी कहा जाता है। कि क्वेश्चन आया था कि सुगाली माता के कितने सिर और हाथ हैं। तो ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, जिसमें आया था कि 10 सिर और 20 हाथ, 10 सिर 22 हाथ, 10 सिर 54 हाथ और 10 सिर 28 हाथ। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आए थे एग्जाम्स के अंदर दोस्तों। तो किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी, जिसका पहले पढ़ा हुआ था उन्हें तो पता था कि 10 सिर 54 हाथ है। जिस व्यक्ति ने पढ़ा नहीं था उन्होंने डायरेक्ट ये टिका दिया कि 10 सिर है तो 20 हाथ होंगे। तो ये हमने ये बातें कर लेते हैं सुगाली माता की। तो ये सुगाली माता कुल देवी है जो 1857 की कुल देवी कहलाती है बाद के अंदर। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। हमारा चल रहा था जो आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है, इसके दोनों युद्ध हो गए थे। अब बात करते हैं कोटा विद्रोह की। कोटा विद्रोह है कोटा की क्रांति। कोटा विद्रोह, देखिए दोस्तों, जो कोटा का विद्रोह है इसके अंदर मुख्य रूप से जो राजकीय सेना और सबसे जो प्रमुख जो बात है कि जो कोटा की जो जनता है इसने इसमें सबसे बड़ा योगदान दिया था कोटा के विद्रोह में। इस प्रकार से हम एकमात्र कोटा का विद्रोह है जिसे हम सैन्य विद्रोह ना कहते हुए इसे कोटा का जन विद्रोह भी कहते हैं, कोटा के विद्रोह को। अब बात आती है कि 3 जून 1857 को, जब 3 जून 1857 को नीमच के अंदर दोस्तों जब क्रांति होती है, सैन्य क्रांति होती है, तो उस समय जो अंग्रेज अधिकारी थे कोटा के जो पीए थे, कोटा के पीए कौन थे दोस्तों? पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो मेजर बर्टन थे। जब मेजर बर्टन को पता चलता है कि नीमच के अंदर जो क्रांति है वो हो गई है, शुरू हो गई, तो मेजर बर्टन अपनी सेना साथ ही मेवाड़ की सेना को लेकर नीमच पहुंच जाते हैं। और वहां पर जब नीमच के किले पर अपना अधिकार या आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं दोस्तों, उसके पश्चात मेजर बर्टन कोटा के अंदर वापस लौटते हैं।
लौटते समय दोस्तों ये कोटा के अंदर कब आते हैं, तो मेजर बटन कोटा के अंदर दोस्तों 12 अक्टूबर को आते हैं। 12 अक्टूबर 1857 को ये कोटा में वापस आते हैं, ठीक है। और 14 अक्टूबर को 14 अक्टूबर 1857 को दोस्तों जो बर्टन है, जो पॉलिटिकल एजेंट बर्टन है, वो महाराव राम सिंह सेकंड से मिलते हैं। कोटा के जो महाराव थे उनसे मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि जो भी सैन्य विरोधी हैं, जो भी सेना, भारतीय जो सेना थी, वो यदि सैन्य विरोध करती है तो उन्हें दंडित किया जाए, भारतीय सैनिकों को दंडित किया जाए। जो ये पूरी बात है ये सैनिक छावनी के अंदर आग की तरह फैल जाती है दोस्तों, और आग की तरह फैल जाती है तो सैनिकों के अंदर एक तो पहले से ही ये बातें चल रही थी कि जो नसीराबाद है, नीमच है, एरिनपुरा है, वहाँ पे सैन्य विद्रोह हो जाता है। तो जो कोटा के जो सैनिक थे, कोटा कंटीजेंट और जो राजकीय सेना थी, इसमें भी विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है। इधर साथ ही साथ दो व्यक्ति और थे, जयदयाल, इनके साथ एक था हरदयाल और एक व्यक्ति और थे मेहराब खान। दोस्तों ये 3 व्यक्ति थे जो कोटा के आम जनता और सैनिकों के अंदर क्रांति के प्रति उत्तेजना भर रहे थे। क्रांति के प्रति उत्तेजना भर रहे थे दोस्तों जयदयाल, हरदयाल और मेहराब खां। और इधर जब जो मेजर बटन थे, इन्होंने भी कोटा महाराव से कह देते हैं कि जो भारतीय सैनिक है उन्हें दंडित किया जाए, जो भारतीय अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी जो विरोध की भावना उत्पन्न रखते हैं, उन्हें दंडित किया जाए। तो इस प्रकार से जो छावनी थी, राजकीय सेना थी और जो कोटा कंटीजेंट की जो छावनी थी, इनमें विद्रोह की भावना बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। तो 15 अक्टूबर का दिन था, 15 अक्टूबर का दिन था दोस्तों 1857 को। जयदयाल और मेहराब खां, जयदयाल और मेहराब खान, जयदयाल और मेहराब खान के नेतृत्व के अंदर जो राजकीय सेना थी, राजकीय सेना प्लस कोटा कंटीजेंट, कोटा कंटीजेंट और जो आम जनता थी, साथ ही में दोस्तों आम जनता थी, इन्होंने जो 1857 की जो क्रांति थी कोटा की, इसके अंदर क्रांति का बिगुल बजा देते हैं दोस्तों। अर्थात क्रांति स्टार्ट हो जाती है दोस्तों 1857 को। क्रांति आरंभ होती है 15 अक्टूबर को। नेतृत्वकर्ता कौन थे? जयदयाल और मेहराब खान इसका नेतृत्व करता थे। और इन्होंने जो मेजर बटन हैं और उनके दो पुत्र और एक डॉक्टर थे, सैडलर कोटम, मेजर बटन और उनके 2 पुत्र, साथ में एक डॉक्टर जिनका नाम था सैडलर कोटम, सैडलर कोटम। तो इनकी हत्या कर दी जाती है दोस्तों, सैनिकों के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। इनकी हत्या कर दी जाती है और कोटा के अंदर जो क्रांति है उसका बिगुल बजा दिया जाता है। और कोटा जो दुर्ग था, कोटा दुर्ग पर अधिकार हो जाता है। अधिकार कौन करता है? तो जो राजकीय सेना थी जिनके साथ जयदयाल और मेहराब खान थे, ये कोटा दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं।
कोटा दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं दोस्तों। और जो महाराव थे राम सिंह सेकंड, कोटा के महाराव कौन थे? राम सिंह सेकंड। इनको किले में ही नजरबंद कर दिया जाता है। किले के अंदर ही नजरबंद कर दिया जाता है दोस्तों। लगभग 6 माह तक, 6 महीने तक जो कोटा का जो किला है, इसमें जो सैन्य अधिकारी थे जयदयाल और मेहराब खान थे, जिनके साथ सैन्य अधिकारी राजकीय सेना थी, जो विद्रोही थे 1857 की क्रांति, इन्होंने लगभग 6 महीने तक कोटा के दुर्ग पर अपना अधिकार रखा था। और जो राम सिंह सेकंड थे, इन्हें किले के अंदर नजरबंद किया गया था दोस्तों। अब आगे यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो 30 मार्च 1858, 30 मार्च 1858 का दिन था। अंग्रेज अधिकारी और इनके साथ 2000 सैनिक करौली के मदनपाल ने भेजे। करौली के मदनपाल ने, और कोटा दुर्ग को विद्रोहियों से मुक्त करा दिया गया। विद्रोहियों से मुक्त करा दिया गया। कोटा दुर्ग को विद्रोहियों से मुक्त करा दिया दोस्तों। अंग्रेजों के साथ करौली के जो मदनपाल थे, महाराजा मदनपाल सिंह, इन्होंने अपने 2000 सैनिक भेजे थे अंग्रेजों के साथ। किसके लिए? महाराव, कोटा के जो महाराव राम सिंह सेकंड हैं, इनके लिए इन्होंने अपने 2000 सैनिक भेजे थे और कोटा दुर्ग को इन्होंने मुक्त करा लिया। और जो राम सिंह सेकंड हैं, ये भी आज़ाद हो गए। राम सिंह सेकंड को भी आज़ाद करा दिया। राम सिंह सेकंड को भी नजरबंदी से आज़ाद करा दिया दोस्तों। अब बात आती है कि जो पता चलता है कि जो राम सिंह सेकंड है, वो पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन के हत्या के आरोप के अंदर वो भी लिप्त पाए जाते हैं, दोषी पाए हैं। तो इसके लिए एक कमेटी नियुक्त की जाती है। कमेटी का नाम था रॉबर्ट्स। मेजर रॉबर्ट्स के नेतृत्व के अंदर एक कमेटी का गठन किया जाता है, जिसके अंदर जो सवाई राम सिंह सेकंड थे, इस राम सिंह सेकंड को दोषी करार नहीं दिया जाता है दोस्तों। राम सिंह सेकंड को जो मेजर बर्टन की हत्या के आरोप के अंदर लिप्त नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इस आयोग ने, इस कमेटी ने एक बात बताई कि ये जो मेजर बर्टन की जो मृत्यु हुई, हत्या हुई थी, उसके अंदर ये उत्तरदायी जरूर हैं, लिप्त नहीं पाए जाते, लेकिन इन्हें उत्तरदायी ठहराया जाता है। यदि ये लिप्त पाए जाते तो इन्हें भी शायद सजा दे दी जाती, फांसी की सजा या कोई अन्य सजा, या फिर इन्हें महाराव की पद से हटा दिया जाता अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन ये मेजर बर्टन की हत्या के आरोप के अंदर लिप्त नहीं पाए जाते, लेकिन इन्हें उत्तरदायी ठहराया जाता है। कि आपको जो सारी बातें थी दोस्तों, कि आपको सारी बातें पता थी महाराव को, लेकिन इन्होंने फिर भी कुछ नहीं किया, ना अंग्रेजी सेना को बताया, इसलिए इन्हें उत्तरदायी ठहरा दिया जाता है। और जो कोटा है, कोटा रियासत की जो 17 तोपों की सलामी को घटाकर 13 कर दिया जाता है। कितनी कर दिया जाता है? 13 कर दिया जाता है। तो 17 तोपों की सलामी थी, उसे कम करके 13 कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये सवाई राम सिंह सेकंड थे, कोटा के महाराव, ये मेजर बर्टन की हत्या के आरोप के अंदर उत्तरदायी पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें तोपों की सलामी को कम कर दिया जाता है। और जो करौली के जो मदनपाल हैं दोस्तों, करौली के मदनपाल सिंह,
इनकी तोपों की सलामी को, जो इनकी तोपों की सलामी थी, इनको बढ़ाकर 17 कर दिया जाता है, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी इनसे खुश होते हैं कि इन्होंने जो सेना है, अपनी सेना है, वो अंग्रेजों के साथ सहायता के लिए भेजी, तो इन्हें बढ़ाकर 17 कर दिया जाता है करौली की जो तोपों की सलामी है। अब इसके अंदर बात करते हैं, बताया जाता है कि कोटा का संघर्ष ऐसा संघर्ष था जो राजस्थान में कहीं भी नहीं हुआ। ये बिल्कुल सुनियोजित और बिल्कुल ही अच्छे प्रकार से ये विद्रोह किया गया था, जो लगभग 6 माह तक चला था। एक बार दोबारा इसे देख लेते हैं दोस्तों। बात करते हैं 1857 की क्रांति की। तो कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो मेजर बर्टन थे, और कोटा के दोस्तों नीमच के अंदर जब क्रांति उत्पन्न होती है, क्रांति होती है, तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन नीमच जाते हैं अपनी सेना को लेकर, और जब वहाँ पर किले पर अधिकार किया जाता है नीमच के, तो उसके पश्चात मेजर बर्टन वापस कोटा आ जाते हैं। कब आते हैं? 12 अक्टूबर 1857 को ये कोटा आते हैं, और 14 अक्टूबर 1857 के कोटा के जो महाराव थे राम सिंह सेकंड, उनसे मुलाकात करते हैं, और मुलाकात करके दोस्तों उनसे उन्हें सुझाव दिया जाता है कि जो भारतीय सैनिक है और जो राजकीय जो सेना है, इसके अंदर भारतीय जो सैनिकों को दंडित किया जाए, जो सैन्य विद्रोह की भावना रखते हैं उन्हें दंडित किया जाए और सेना से बर्खास्त किया जाए। तो ये जो पूरी बात थी, ये पूरी छावनी के अंदर आग की तरह फैल जाती है दोस्तों। अभी आग की तरह ये पूरी बात फैल जाती है, तो सैनिकों के अंदर भी क्रांति के प्रति भावनाएं और तेज हो जाती हैं। और दूसरी तरफ जयदयाल मेहराब खान और जो हरदयाल थे, ये भी लोगों के अंदर क्रांति की भावना है, जो उत्तेजना है, उसे और ज़्यादा भड़का रहे थे, बढ़ा रहे थे। तो 15 अक्टूबर का दिन होता है। 15 अक्टूबर 1857 को रात्रि 11 बजे सेना ने क्रांति का बिगुल बजा दिया, जिसका नेतृत्व करता कौन था? जयदयाल और मेहराब खा, जिसमें राजकीय सेना और जो कोटा कंटीजेंट की सेना थी, इन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया, जिसमें आम जनता ने भी उसका साथ दिया। दोस्तों क्रांति प्रारंभ हो जाती है। इसके अंदर जो मेजर बर्टन थे, उनके 2 पुत्रों की और साथ ही के अंदर एक डॉक्टर सैडलर कोटम की सैनिकों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। सैनिकों के द्वारा दोस्तों हत्या कर दी जाती है और कोटा दुर्ग पर अधिकार कर लिया जाता है। और कोटा के अंदर जो 127 तोपें थी, 127 तोपों को भी क्रांतिकारियों ने दोस्तों, क्रांति लिख देता हूं, इन्होंने अपने अधिकार के अंदर कर लिया था इन तोपों को भी। अब इसके बाद जब महाराव राम सिंह को किले के अंदर नजरबंद कर दिया जाता है दोस्तों, तो 30 मार्च 1858 के दिन लगभग 6 महीने बाद, 6 महीने तक इस पर दुर्ग पर अधिकार रहता है, तो क्रांतिकारियों का अधिकार रहता है। तो अंग्रेज अधिकारी आते हैं, जिसके साथ कोटा के करौली के जो मदनपाल हैं, उन्होंने में अपने लगभग 2000 सैनिकों की सहायता, महाराव की सहायता के लिए भेजते हैं, और ये दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। अंग्रेज दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं और क्रांतिकारियों से दुर्ग को छुड़ा लिया जाता है। राम सिंह सेकंड को आज़ाद कर दिया जाता है दोस्तों। अब जो मेजर बर्टन की जो हत्या हुई थी, उसके आरोप के रूप में राम सिंह सेकंड को दोषी ठहराया जाता है, जिसके लिए एक मेजर रॉबर्ट्स की अध्यक्षता के अंदर, नेतृत्व के अंदर एक कमेटी बनाई जाती है, जिसमें जांच किया जाता है। तो पता चलता है कि जो मेजर बर्टन है, उसकी हत्या के आरोप के अंदर ये जो राम सिंह सेकंड है, ये लिप्त नहीं थे, ये दोषी नहीं थे, लेकिन जो उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता है, क्योंकि दोस्तों उन्हें पता चलता है कि जब आपको इसकी सूचना थी कि कोटा की जो सैन्य है जो विद्रोह कर सकते हैं, तो आपको हमें सूचना देनी चाहिए थी, तो इन्हें उत्तरदायी ठहरा दिया जाता है। और जो कोटा जो महाराव की जो 17 तोपों की सलामी थी, इसे घटाकर कितनी कर दी जाती है दोस्तों? 17 तोपों की सलामी को घटाकर 13 कर दी जाती है दोस्तों। एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोटा महाराव की जो तोपों की सलामी है, इसे घटाकर कितनी कर दी जाती है? तो कितनी कर दी जाती है? 13। और जो करौली के मदनपाल सिंह थे, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, हमने 2000 सैनिकों को भेजा था, तो इनसे खुश होकर इन्होंने
करौली के मदनपाल की जो है तोपों की सलामी को बढ़ाकर 17 कर देते हैं। इस प्रकार से जो कोटा का जन विद्रोह था ये बिल्कुल ही सुनियोजित और सफल तरीके से किया गया था दोस्तों। तो ये कोटा का विद्रोह है जो लगभग पूरा हो गया है। अब आगे हम बात कर लेते हैं, कुछ जो मुख्य बातें हैं दोस्तों उनकी भी बात करते हैं। इसमें बात करते हैं दोस्तों, एक व्यक्ति आते हैं, एक प्रमुख व्यक्ति आते हैं दोस्तों, जिनका है हम बातें कर लेते हैं, जो थे तात्या टोपे। तात्या टोपे जिनका मूल नाम था, इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। ये भी राजस्थान की क्रांति से संबंधित थे। वैसे तो ये रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी 1857 की क्रांति के अंदर भाग लेते हैं और ये नाना साहेब के स्वामी भक्त थे दोस्तों। नाना साहब के स्वामी भक्त थे। ये जो तात्या टोपे हैं दोस्तों, ये अनेक बार राजस्थान के अंदर आए और प्रत्येक बार इन्हें निराशा ही हाथ लगी। ये राजस्थान में क्यों आए? राजस्थान से इन्होंने अपनी सहायता लेने के लिए राजस्थान आए थे, लेकिन जो राजस्थान के जो शासक थे वो लगभग अंग्रेजों के साथ थे, इसलिए इन्हें कोई सहायता नहीं मिलती है। हर बार इन्हें निराशा ही हाथ लगती है। बात करते हैं 8 अगस्त 1857 की। 8 अगस्त 1857 का दिन था। भीलवाड़ा की कोठारी नदी के किनारे ये राजस्थान में प्रवेश करते हैं दोस्तों। और 9 अगस्त 1857 को ही इस कोठारी नदी के किनारे तात्या टोपे और दूसरा व्यक्ति था जनरल रॉबर्ट्स या मेजर रॉबर्ट्स, इनकी सेना के मध्य युद्ध होता है। जो मुख्य स्थान था दोस्तों वो था कुआड़ा। मुख्य स्थान था दोस्तों कुराड़ा। तो इस युद्ध को दोस्तों कुराड़ा का युद्ध भी कहा जाता है। कब हुआ था? 9 अगस्त 1857 को होता। किन किन के मध्य में हुआ था? तो तात्या टोपे और अंग्रेज अधिकारी जनरल रॉबर्ट्स के मध्य हुआ था, जिसमें तात्या टोपे की हार हो जाती है और ये विजय हो जाते हैं जनरल रॉबर्ट्स, जिसे कुराड़ा का युद्ध कहा जाता है। आगे बात करते हैं तो हारने के पश्चात जो तात्या टोपे थे, इस हार के पश्चात ये कोठारिया के राउत जोध सिंह के यहां चले जाते हैं। जोध सिंह के यहां जाकर इन्होंने शरण ली और उसके पश्चात इन्होंने तात्या टोपे ने टोंक पर अधिकार किया। इन्होंने टोंक पर अधिकार किया। साथ ही जो झालावाड़ के पृथ्वी सिंह थे, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, इन्हें भी बंदी बनाया दोस्तों। पृथ्वी सिंह को बंदी बनाया किसने? तात्या टोपे ने। और नवंबर 1857 में बांसवाड़ा का पर भी अपना अधिकार स्थापित किया। बांसवाड़ा पर भी अपना अधिकार किया। इस प्रकार से अनेक बार इन्होंने राजस्थान के अंदर लगभग 4 से 5 बार राजस्थान के अंदर ये बार बार आए, लेकिन इन्हें हर बार निराशा हाथ लगी। जो राजस्थान के शासक वर्ग था उन्होंने इसका साथ नहीं दिया। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति था नारुका का, एक व्यक्ति था दोस्तों, नारुका का नरवर सिंह। इस नारुका के नरवर सिंह ने
इनके मित्र थे, ये इनके पास दोबारा से शरण लेते आते हैं, तो इन्होंने इनके साथ विश्वासघात किया। नरवर सिंह ने विश्वासघात किया किसके साथ? तात्या टोपे के साथ। और अंग्रेजों के द्वारा इन्हें पकड़वा दिया जाता है, तात्या टोपे को। कहां पे दोस्तों? तो नरवर के जंगलों में। नरवर के जंगलों में अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्हें अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। बात करूं दोस्तों 8 अप्रैल की, तो 8 अप्रैल 1859 के दिन तात्या टोपे को फांसी दे दी जाती है। फांसी दे दी गई मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। इस प्रकार जो तात्या टोपे है, रामचंद्र पांडुरंग टोपे है दोस्तों, उनका भी राजस्थान से संबंध था, जो हमने बातें कर ली है। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति की जो असफलता के कारण थे, उनकी ओर बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके अंदर जो प्रमुख बात आती है तात्या टोपे की, तो एक तो कुराड़ा का युद्ध आता है दोस्तों, कुराड़ा का युद्ध। कुराड़ा के युद्ध के बारे में पूछा जाता है। दूसरा है कि नाना साहब के स्वामी भक्त थे। और बात कर ली जाए तात्या टोपे के बारे में, तो इनके बारे में यह भी पूछा जाता है कि किस व्यक्ति के विश्वासघात के कारण, तो नारुका के नरवर सिंह थे, इनके विश्वासघात के कारण इन्हें अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। तो अब आगे बात करते हैं दोस्तों असफलता के कारण, क्रांति के असफलता के कारण है। दोस्तों जो क्रांति के असफलता के कारण थे, वो मुख्य कारण तो ये थे कि जो शासक वर्ग है, जो हमारे राजा महाराजा थे, उनका अंग्रेजों का सहायता करना, शासक वर्ग का अंग्रेजों के साथ होना, अंग्रेजों के साथ होना, यह सबसे प्रमुख कारण है दोस्तों कि शासक वर्ग जो अंग्रेजों के साथ थे। दूसरा बात कर लें तो जो भारतीय जो सैनिक थे, जो विद्रोही क्रांतिकारी थे, उनके पास पैसे, हथियार व रसद की कमी होना, पैसों की, हथियारों की, रसद की कमी थे। तीसरा था रणनीति सुनियोजित तरीके से नहीं बनाई गई, नहीं बनाई गई। आगे यदि मैं बात करूं कि जो रणनीति है उसको सुनियोजित प्रकार से नहीं बनाया गया था। चौथा है छावनी में मतलब ये जो समय अंतराल था, समय अंतराल अधिक होना। देखिए दोस्तों, जो राजस्थान के अंदर जो क्रांति हुई थी 28 मई को नसीराबाद से हुई थी। उसके बाद इसके दोस्तों 6 से 7 दिन बाद 3 जून को नीमच में होती है। फिर उसके 2-3 महीने बाद जो एरिनपुरा के अंदर होती है 21 अगस्त को होती है। फिर बात करूं उसके भी 1-2 महीने बाद 15 अक्टूबर को कोटा में होती है। तो इस प्रकार जो छावनियों के अंदर जो युद्ध हुए थे, जो क्रांतिकारियों ने जो बिगुल बजाया था क्रांति का, तो उसके अंदर भी समय अंतराल बहुत ही ज्यादा मात्रा में था दोस्तों। ये भी एक बहुत ही बड़ा प्रमुख कारण है दोस्तों। यदि आगे भी हम बात करें इसी के अंदर, तो दोस्तों जो शासक वर्ग अंग्रेजों का साथ दिया था, इसी के अंतर्गत बात आती है बीकानेर के शासक थे एक दोस्तों। इस बीकानेर के शासक ने
इस बीकानेर के शासक ने अंग्रेजों के साथ सहायता की थी, जिसके अंदर इसे 41 गांवों की जागीरी दी जाती है। 41 गांवों की अंग्रेजों के द्वारा जागीरी दी जाती है। 41 गांवों की अंग्रेजों ने इन्हें जागीरी दी थी। इसके अलावा जो जयपुर के शासक थे हमारे दोस्तों, जयपुर के शासक ने भी अंग्रेजों की सहायता की थी। अंग्रेजों की सहायता की थी। जयपुर के शासक राम सिंह थे हमारे, वो भी राम सिंह सेकेंड ही थे दोस्तों। इन्होंने भी अंग्रेजों की सहायता की थी, तो इन्हें अंग्रेजों के द्वारा सितार-ए-हिंद की उपाधि, सितार-ए-हिंद, सितार-ए-हिंद की उपाधि दी थी। साथ ही साथ जो कोटपुतली परगना था दोस्तों, इनकी भी इन्हें जागीरी दी थी। कोटपुतली की जागीरी दी थी। किसको दी थी? जयपुर के सवाई राम सिंह सेकंड को अंग्रेजों ने दी थी दोस्तों, सितार-ए-हिंद की उपाधि और कोटपुतली की जागीरी इन्हें दी थी। किस लिए दी थी? अंग्रेजों का साथ देने के लिए इन्होंने ये जागीरी दी थी। तो इस प्रकार से जो 1857 की जो क्रांति है, जिसके असफलता के कारण थे, ये मुख्य जो कारण थे यही थे कि शासक वर्ग का अंग्रेजों के साथ होना, सामंत वर्ग है जिनका भी अंग्रेजों के साथ होना, जो हमारे क्रांतिकारी थे दोस्तों, उनके पास धन, हथियार और रसद की कमी होना, ये इसके प्रमुख कारण थे। और ये जो क्रांति है सुनियोजित बिल्कुल तरीके से नहीं हो पाती है। और यदि मैं बात करूं कि जो नसीराबाद की जो क्रांति होती है दोस्तों, यदि नसीराबाद की क्रांति में जो सैनिक थे, इन्होंने क्रांति के विजय के पश्चात यदि दिल्ली ना जाकर केवल अजमेर दुर्ग में चले जाते, अजमेर दुर्ग में, तो क्रांति का स्वरूप अलग होता। वो क्यों होता? क्योंकि जो अजमेर दुर्ग था वो अंग्रेजों का शस्त्रागार दुर्ग था। जो सारे हथियार, गोले बारूद और जो पैसे हैं वो सभी इसी अजमेर दुर्ग में रखे हुए थे, जिसे हम अकबर का मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं। इसी के अंदर ये सारा सामान रखा हुआ था। तो यदि ये इस दुर्ग में पहुंच जाते तो जो सैनिक क्रांति हुई थी उसके अंदर हमारे क्रांतिकारियों को हथियारों और पैसों की कमी नहीं होती, और राजस्थान के अंदर इस क्रांति का जो स्वरूप है वो कुछ अलग होता दोस्तों। तो ये इस प्रकार से 1857 की क्रांति थी दोस्तों, जो लगभग पूर्ण कर चुके हैं हम। आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अलग टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।